तो अब स्टार्ट करने वाले हम लोधी वंश और इससे पहले हम सैयद वंश पूरा का पूरा कंप्लीट करा के आ चुके हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा सारा का सारा कंप्लीट करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं लोधी वंश से और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब कैसे ये टॉपिक कंप्लीट करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अगर आपने इसको बैक टू बैक रिवाइज कर लिया तो एक सिंगल क्वेश्चन आप मतलब मिस करके दिखा दो एग्जाम के अंदर। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा यार जो आपसे ना बने। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इतना कह रहा हूँ कि जितने भी पेपर दे रहे हैं वो किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरह से सेट करके ही रखते हैं। आपको देखो मैं एक एग्जांपल दूं, एसएससी के एमटीएस का एक एग्जाम होता है, उसमें पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया? आप खुद ही मतलब सुन के हैरान रह जाओगे कि इस लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि किसी से नहीं बनेगा। ऐसा था कि 20 रुपए का एक नया सिक्का आया था, आपने देखा होगा और शायद आज के ज़माने में आपकी जेब में भी पड़ा होगा। तो 20 रुपए के सिक्के का पता है क्या पूछ रहे थे ये? ये पूछ रहे थे ये कितने ग्राम का है? अब ये बताओ इंसान, क्या 20 रुपए के सिक्का नया ग्राम कितना है? और इसके जो ऐसा गोल-गोल होता है और इसके साइड में एक धारियाँ सी देखी होंगी, वो बता रहे थे कि ये सब काउंट करके बताओ कि ये कितनी है उस 20 रुपए के सिक्के के ऊपर। और ये कितने मतलब टाइम पे लॉन्च हुआ था बताओ? ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं और आपको आप खुद बताओ ये ऐसे क्वेश्चन कौन ही कर पाएगा? तो इस वज़ह से मैंने बोला कि अगर आपका ये समझ लो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आता है, तो वो आप क्या कोई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछते हैं। सोचो कि इसको क्या ग्राम में तोलने जाऊँ कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में तक तो ये पढ़ाते नहीं है कि मतलब इतने ग्राम का। हाँ, ये ज़रूर बोल देंगे कि ये सिक्का इस टाइम पे लॉन्च हुआ, लेकिन नहीं, उनको ग्राम भी पूछना है, उनको पूछना है कि साइड में लाइनें कितनी हैं, उनको ये भी पूछना है जो फूल पत्ती निकली हुई है वो कितनी है, और न जाने क्या-क्या इनको पूछना रहता है। तो इस वज़ह से मैंने बोला कि अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। तो इसी वज़ह से, और जितना मैं लोधी वंश में करा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, इसका मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ, पूरा इंश्योर कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1451 से 1526 तक आपका लोधी वंश का शासन रहता है, और इसके बाद आपका अकबर स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम वो भी कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे मैंने अभी तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है, और वैसे ही हम बाकी की हिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे। आते हैं देखो अपने टॉपिक के ऊपर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कह सकते हो इसको, और इसके बाद ये वंश खत्म हो जाता है, फिर मुगल शासन स्टार्ट होता है। मैं बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफ़गान वंश कह सकते हो इसको। और बहलोल लोदी की बात करूँ तो बहलोल लोदी आपका 1451 से 1489 ईस्वी तक रहता है, और यही इनके संस्थापक रहते हैं। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा तो फिर मैं अगर सैयद वंश के संस्थापक पूछूं तो सैयद वंश के संस्थापक क्या आपको ध्यान है? तो ज़रूर यार बताना। वैसे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, सैयद वंश के संस्थापक जो होते हैं वो खिज़र खां थे, और यहाँ पे बहलोल लोदी हैं। 1451 से 1489 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। अगर मैं बात करूँ शासनकाल की तो 38 वर्ष का इनका टोटल शासनकाल रहता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? वो बहलोल लोदी का है। ठीक है, आगे बात करूँ तो उपाधि इनको मिलती है बहलोल शाह गाजी की। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपको शासन का तरीका देखने को मिलेगा। यह बेहद सादगी से रहता था और दरी पर बैठकर शासन करता था। तो ये पूछा गया है काफ़ी टाइम पेपरों में, तो ये ध्यान रख लेना कि दरी पर बैठकर शासन कौन करता था, तो वो बहलोल लोदी था। ठीक है, इनको उपाधि बहलोल शाह जी की मिली थी। अपने सरदारों के सम्मान में ये इस वजह से करता था, भाई का इसका कोई अपना मतलब नहीं था कि हाँ मज़ा आ रहा है उसको बैठ के करने में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जौनपुर की विजय और मतलब विजय के बारे में, क्या होता है विजय और क्या हुआ इसके जौनपुर में विलय। तो इसने जौनपुर को जीता, ठीक है, बहलोल लोदी ने। फिर इसकी जो इससे इसके समय जौनपुर का शासक जो है वो सरकी वंश का हुसैन शाह सरकी था। सरकी वंश का अंतिम शासक भी कह सकते हो तो उसको, क्योंकि इसने उसको हरा के जीत लिया था तो अंतिम शासक ही कह सकते थे। और फिर कब्जा किसका हो गया? आपका बहलोल लोदी का। हुसैन शाह सरकी का सेनापति दरिया खां था, जो बाद में बहलोल लोदी से मिल गया। देख लो भाई, गद्दारी पहले से ही करे पड़े हैं। वो मतलब उसके साइड था, लेकिन कैसे चेंज होके मतलब पलटवार कर दिया। तो ऐसे ऐसे सांप भी भरे पड़े हैं, और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा है। आप देख लेना अपने आसपास ही, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जौनपुर को जीतने के बाद बहलोल लोदी ने इसका विलय तुरंत दिल्ली में नहीं किया, बल्कि यहाँ शासक अपने पुत्र बरबाग शाह को बनाया। वह चाहता था कि उसके पुत्र
इसकी उसके बाद उसका पुत्र बर्बाक शाह ही अगला शासक बने। ठीक है, तो ये चाहता था। तो अब देख सकते हो तो इसके यहाँ से कितनी चतुराई होती है कि मतलब वो दिल्ली में नहीं मिलाना चाह रहा है जौनपुर जीतने के बाद। नहीं, इसका जो शासक है वो अपने पुत्र बर्बाक शाह को ही बनाएगा, ताकि उसका एक अलग राज्य हो और दिल्ली फिर अलग है ही। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहलोल लोधी का जन्म सेकेंड सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से हुआ था। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इधर डाला हुआ है। ठीक है, अंतिम अभियान की बात करूँ तो इसका अंतिम अभियान सैन्य अभियान ग्वालियर के विरुद्ध हुआ था, 1489 ईस्वी में था। और इसके बाद मृत्यु की बात करूँ तो ग्वालियर अभियान से वापस आने के बाद बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और मकबरा की बात करूँ तो इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो बहलोल लोधी की अगर मैं बात करूं तो इनके पुत्रों के विवरण की बात करूं तो सबसे बड़ा बेटा इनका बायेजिद था। ठीक है, इसका हत्या बहलोल लोधी के समय में हो गई थी। उसके बाद बर्बाक, आपको मैंने बताया था कि जौनपुर का वो मतलब बोल रहा था कि गद्दी इसको मिले, इसने सौंप दिया, जौनपुर को सौंप दिया बर्बाक को। फिर आता है आपका सिकंदर लोधी, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस आपका शासनकाल था और दिल्ली की गद्दी पर यही बैठता है। और दिल्ली की गद्दी पर जो बैठ जाता है वही मतलब ये समझ लो सबसे ज़्यादा फेमस राजा कह सकते हो उसको। जैसे आजकल आपको ये समझ लो कि जो भी पीएम बन जाता है ना, तो उसका ही सबसे ज़्यादा काम कोई भी करे, अगर सही कर रहा है तो भी पीएम का नाम होगा, अगर गलत कर रहा है कोई भी पीएम का नाम होगा। मान के चलो सीएम ने कुछ गलत कर दिया तो पीएम ही बोलेंगे, पीएम ही साला चूतिया था। तो ऐसे करके मतलब देते हैं मतलब सम्मान। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही सम्मान है। तो सिकंदर लोधी दिल्ली में जाते हैं और फेमस हो जाते हैं। दिल्ली का शासन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। तो सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक आपका मतलब बैठते हैं और राज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके अन्य नाम भी थे। निजाम शाह आपका सिकंदर लोधी का ही नाम था और इसका वास्तविक नाम था ये। और साहित्यिक रुचि की अगर मैं बात करूं तो क्या इसकी साहित्यिक रुचि थी, तो यह है गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ठीक है, तो इनकी ये रुचि थी फारसी में कविताएं लिखने की। इनके समय में भारत संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया और यह संगीत प्रेमी था और इसे शहनाई बहुत पसंद थी। तो शहनाई किसको पसंद थी? सिकंदर को। तो पता नहीं क्यों लेकिन मज़ा आ रहा था उसको सुनने में शहनाई और बजाने में शहनाई को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दिखावट और व्यक्तित्व की बात करूँ तो फिर सिकंदर लोधी को दाढ़ी नहीं रखता था, इसको दाढ़ी ही रखना पसंद नहीं था, तो शायद अंग्रेजों से ज़्यादा प्रेरित हो रखा होगा। लेकिन अंग्रेज तो अब आएंगे ना, तो पता नहीं क्यों नहीं रखता था दाढ़ी। भाई वो उसकी पर्सनल चॉइस है, शायद कोई बन नहीं रही होगी ना उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह, इस वजह से नहीं रखता था। चलो आते हैं सिकंदर लोधी की बात करूँ तो आगे का भाग। अब देखो संगीत ग्रंथ की बात करूँ तो लज्जत सिकंदर शाही, लेखक कौन है? नाजिम अहमद थे। ठीक है, और नाजिम अहमद मैंने आपको अभी बताया है, मैं दिखा दूं। नहीं, निजाम अहमद है, मैंने सोचा यही इसी का नाम है, तो सिकंदर लोधी ने ये बुक लिखी है। तो नाजिब अहमद अलग है, निजाम अहमद तो आप सिकंदर लोधी को बोलते हैं। लज्जत सिकंदर शाही, लेखक कौन है? नाजिम अहमद। और वजीर की बात करूँ तो इसका वजीर मियाँ भुइया था, जिसने दिल्ली में मोट मस्जिद यानी कि दाल की मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, नाम है ना, तो आप सोचो कि मतलब दाल की मस्जिद की मतलब दाल वगैरह से बनाई गई मस्जिद है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम है एक, तो ये ध्यान रखना। पता चले आपके दिमाग में चल रहा हो दाल की मस्जिद या फिर मोट मस्जिद, तो हो सकता है दाल के छोटे छोटे टुकड़ों से वो मस्जिद बनाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक नाम रख दिया है, जैसे आपका नाम रख दिया है रोहन, तो फिर रोहन से ये थोड़ी मतलब है कि आपका रोहन में भी कुछ क्लू ढूंढने को मिले। ठीक है, बहुत सौ का नाम अलग अलग रख देते हैं। चीकू नाम रख देते हैं, आप सोचते हो कि विराट कोहली का चीकू नाम है, तो फिर उसका चीकू नाम है, ऐसे तो चीकू थोड़ी है वो। तो बस ये एक तरीके से नाम होता है, पता चले आपके दिमाग में आ रहा हो दाल की मस्जिद, तो फिर दाल ही आपको समझ में आ रही हो कि दाल की भी मस्जिद होती है आजकल में। अगर मैं बात करूं तो फिर निम्नलिखित ग्रंथ को देखने के लिए तो इनके समय दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो फरहंग सिकंदरी आयुर्वेद से संबंधित था और तिब्बत सिकंदरी, तो ये इनके टाइम पे लिखे गए थे। कौन के टाइम पे? सिकंदर लोधी के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कल्याणकारी में यह योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था। जो भी योग्य है, वही मान के चलो राजा का बेटा राजा नहीं होता था, यहाँ पे राजा वो होता है जो योग्य होता है, तो योग्य व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा सम्मान देता था।
कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा कला है किसी काम को करने के लिए, तो आपको ही सम्मान दिया जाता था, दूसरे को नहीं दिया जाता था जो मतलब पैसे वगैरह लेके आया है। और आजकल पेपर लीक में तो ये आम हो गया है कि पैसे दो और पेपर को लीक करके आराम से पेपर पास करो और मौज करो पूरी ज़िंदगी। मैं अगर बात करूँ आगे, तो इनकी धार्मिक नीतियाँ भी रही हैं कुछ। तो यह एक कट्टर मतलब धर्म का व्यक्ति था और इसने मुस्लिमों को पीरों एवं संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी थी। मुस्लिमों को पीरों एवं संतों की मज़ारों पर, जो संत होते हैं जो मुस्लिम होते हैं ना, उनको बोल दिया कि मुस्लिम आप नहीं जा सकते, संतों की मज़ारों पे, पीरों पर नहीं जा सकते, तो दरगाह पर जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हिंदुओं के गंगा और यमुना में स्नान करने पर रोक लगा दी कि नहीं कर सकते आप स्नान, हिंदुओं को बोल दिया। मुहर्रम पर ताजिए निकलवाना पूरी तरह बंद करवा दिया। तो इस लेवल का ये शासक था। और कौन महान ये था आपको मैं बता दूं, सिकंदर लोदी। तो फिर इसने ही ये काम कराया था कि आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते, ताजिया नहीं निकाल सकते, और मुसलमानों को बोल दिया था कि पीर एवं संतों की मज़ारों पर नहीं जाते, दरगाह पर जाने से रोक लगा दी थी इसने। तो इस लेवल का ये शासक था और इसी वजह से ये फेमस भी था। और दिल्ली सल्तनत में बैठा है तो फिर कौन ना फेमस हो। और ऐसे निर्णय ले ले धार्मिक के प्रति कि आप नहा नहीं सकते गंगा के अंदर, आप ताजिया नहीं निकलवा सकते, और आप दरगाह पर नहीं जा सकते, तो फिर इसमें कौन ही मतलब प्रसिद्ध नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी हर किसी के अंदर कि ये देखो ये तो मेरे को धर्म करने से ही रोक रहा है, तो फिर क्यों ना रोकेगी भाई। हर कोई मतलब चाहेगा कि ये सब करना चाहे, तो फिर आज के ज़माने में ये हो जाए तो शायद फिर से युद्ध छिड़ जाए। तो आज के ज़माने का छोड़ो, उस टाइम पे ही बहुत ज़्यादा मतलब कलेश हो जाता था, तो आज के ज़माने में क्या ही है। मैं मापन प्रणाली की बात करूँ तो गज सिकंदरी पैमाना शुरू किया, 30 इंच का होता था और ये मापते थे इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगरा की स्थापना 1504 में इसने कराई थी। आगरा की स्थापना किसने कराई थी 1504 में? तो वो सिकंदर ने कराई थी। और सिकंदर कौन था? तो लोधी भी बोल दो, आगे लगा दो, उसका सरनेम कह सकते हो। तो आगरा की स्थापना इसी ने कराई थी, ठीक है। राजधानी परिवर्तन 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1506 में राजधानी बनाया, 1504 में इसने स्थापना कराई इसकी। पता नहीं क्यों इतना पसंद आ गया उसको आगरा कि इसने इसको अपनी राजधानी बना ली। इसके बाद अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो फिर मृत्यु जो होती है वो गले की बीमारी, कैंसर या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है इसकी मृत्यु। और 1517 में मृत्यु हो जाती है। फिर कौन गद्दी पर आता है, ये बड़ा सवाल है। इसका मकबरा लोधी गार्डन दिल्ली में है। जाना आप जंतर मंतर पे कभी प्रोटेस्ट करने, देखा ना क्या ही फर्क पड़ेगा। भाई का अगर मैं बात करूँ तो सरकारी नौकरी लग जाएगी तब तो आप देख ही आओगे वैसे ही। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी रहता है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कह सकते हो, लास्ट रूलर कह सकते हो, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख युद्ध देखने को मिलेंगे। खतौली का युद्ध देखने को मिलेगा 1518 से 1519 में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो टिप्स पे रखना, जब भी आपको पेपर में दिखे खतौली का युद्ध, आंख बंद करके मार देना इब्राहिम लोदी भाई का। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में ये हुआ था। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पहले ही बार में धूल चाट गए थे। खैर, तो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इमरान लोदी और बाबर के बीच में। तो क्या करें, नहीं जीत पाते हैं इब्राहिम लोदी, फिर से बाबर के आगे धूल चाट जाते हैं और बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। तो सोचो कितनी ही घनी इंसल्ट है, दिल्ली का एक राजा होके सबसे पहले राणा सांगा से हार जाता है, फिर बाबर से हार जाता है। कतई घनी बेइज्जती है, कोई मतलब जीत ही नहीं इसके आगे। तो वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो शायद किस्मत ज़्यादा ही खराब थी आपकी। तो खतौली का युद्ध में भी इनको तोल दिया जाता है, पानीपत के भी युद्ध में ही इनको पानी पिला दिया जाता है। 1518-19 में खतौली का युद्ध एंड 1526 में पानीपत का युद्ध। तो पहले बाबर मतलब पेलता है, सॉरी राणा सांगा पेलता है, उसके बाद आपका पेलता है बाबर। तो ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको उसके बाद देखने को मिलेगा कि बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और सबसे एकमात्र था इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि युद्ध में ही मार दिए जाते हैं। इतने टाइम से सल्तनत में जो भी
शासन रहे, जो भी रूलर्स रहे, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आई कि युद्ध में के अंदर मार दिया जाए। भाई का किस्मत ही खराब थी इब्राहिम लोदी की, तो फिर वो मार दिए जाते हैं। भारत पर बाबर आक्रमण देखने को मिलता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने आमंत्रित किया था। ठीक है। मकबरे की बात करूं तो इसका मकबरा पानीपत हरियाणा में है। किसका मकबरा है आपका? बाबर का। सॉरी, वो मकबरा ये था पानीपत हरियाणा में। तो ये जो मकबरा है पानीपत हरियाणा में, तो ये इब्राहिम लोदी का था, ना बाबर का, क्योंकि बाबर ने तो अभी युद्ध भी नहीं लड़े, मैं पहले ही मार दे रहा हूँ उसको। इब्राहिम लोदी का था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पानीपत में था हरियाणा के अंदर। और इसको देखो, खुद ही समझ सकते हो। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, सोचो उसका मन नहीं था आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसको आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां लोधी अपने ही अपने किनारे मार दिया इनको। दे दी इन्फॉर्मेशन कि ये गद्दी पर बैठे हैं भाई, पकड़ो, दो तमाचे लगा दो, तो तमाचों की वजह उन्होंने गर्दन ही उड़ा दी। तो बस मार दिए जाते हैं बाबर के थ्रू, और अपने ही धोखा दे देते हैं। दौलत खां लोधी अपने इंडिया का, और आलम खां तो भाई सगे चचा थे। तो कह सकते हो कि घर का बेदी लंका ढाए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डायलॉग फिक्स होता है। इसका मकबरा पानीपत हरियाणा में स्थित है। किसका है? लोधी का। ठीक है। तो लोधी भी कौन सा है आपको मैं बता दूं। लोधी आपका है इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा के अंदर। इसके बाद आपका मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और अब हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत हद तक हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मुगल डायनेस्टी है, और फिर आपका डच ईस्ट इंडिया वगैरह कंपनी का जो भी रूल है वो करेंगे। लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी, वो ख़त्म कर देंगे। आपका जो भी हिस्ट्री में सिलेबस है वो सारा का सारा कंप्लीट करा देंगे हम। तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। और आप देखो, मुगल देखते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा लिया नहीं है, अभी अगले टॉपिक में ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। छोटा सा ही है, देखो देखते हैं। मैं इसको बाद में भी पढ़ा दूंगा। ठीक है। स्थापना की बात करूँ तो 1556 ईस्वी में, सॉरी 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई। 1526 ईस्वी में, सही है। जो इब्राहिम लोदी था उसके खून पर इन्होंने स्थापना कर दी 1526 में। और 1526 से 1857 तक इनका शासनकाल रहता है, और ये बहुत लंबा पीरियड है, आप खुद दे सकते हो। बाकी का अगर मैं बात करूं तो अब बात इस बीच के सूर्यवंश का शासन भी रहा है 15 वर्षों तक। शेरशाह सूरी आते हैं, सूर्यवंश का शासन, और पहला के बाद दूसरा अफगान वंश रहता है। पहला अफगान वंश मैंने आपको बताया था, इसी में बताया था, आपको ध्यान दिला दूं, कभी आप भूल जाओ, इसी वजह से मैंने बोला था प्रथम अफगान वंश ये है। और सेकंड अफगान वंश आपको मैं बता दूं कि कौन सा बनेगा, तो वो आपका बनेगा यही सूर्यवंश, जो कि शेरशाह सूरी था, और ये अपने टाइम का बहुत ज़्यादा बड़ा शासक था। और सोचो, सेनापति से इतना ऊपर हो जाता है कि राजगद्दी संभालने लायक हो जाता है। लेकिन कुछ रहती है इसकी किस्मत भी खराब, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि तोप का गोला फेंकते हैं, और वो वापस आके इन्हीं के कदमों में गिर जाता है कि शेरशाह सूरी आपके कदम छूने का मन कर रहा था। तो वो कहते हैं यार बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो फट जाता है, वो एकदम खुशी में फट जाता है। और शेरशाह सूरी भी फट जाते हैं उसी चक्कर में। तो भाई फटने फटने के चक्कर में शेरशाह सूरी का एकदम निस्ते नाबूद हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस बीच में सूर्यवंश का शासन रहा है, जो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 1540 से 1555 तक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बाबर आपको 1526 से 1530 तक मिलता है। इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था। और वंश कौन सा था इनका? चगताई तुर्क था। फारसी इनकी राजभाषा थी। और पृष्ठभूमि की बात करूँ तो क्या होता है, पिता थे इनके उमर शेख मिर्जा। ठीक है। पिता की तरफ से बाबर तैमूर लंग का पांचवा पांचवा वंशज था, और ये तुर्की था। ठीक है। और माता थी कुतलुग निगार खानम। माँ की तरफ से यह चंगेज खां का 14वां वंशज था, जो कि मंगोल का था। जन्म की बात करूं तो 14 फरवरी 1883 ईस्वी में फरगना में हुआ था, जो ट्रांस ऑक्सियाना
की एक छोटी सी रियासत थी। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मैंने बस बोला था ना, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं दोबारा से भी पढ़ा दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो सके। और मुगल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाबर के बाद आपको देखने को मिलेगा अकबर, सॉरी हुमायूं। हुमायूं के बाद आपका अकबर देखने को मिलेगा। मतलब काफ़ी शासक रहे हैं और इन्होंने काफ़ी टाइम तक शासन भी किया है। सोचो, ये बहुत लंबा पीरियड होता है आपका। 1526 से 1857 तक मुगल ही इस पर राज करते रहे। तो ठीक है, कह सकते हो। अगर ऐसा भी समझो ना, 1500 से 1800 तो 300 साल तो सीधे सीधे यही हो गए, 15, 16, 17, 18। तो ऐसे कह सकते हो काफ़ी टाइम तक मुगलों ने अपने ऊपर सत्ता जमा के रखी थी। तो फाइनली अभी हम फ्रीडम है, एकदम स्वतंत्र हैं। और कुछ भी डिसीजन वगैरह लेने से नहीं, तो इनके डिसीजन पे चलना होता है। कभी कोई कुछ बंद कर रहा है, कभी कोई पूजा दर्शन के लिए रोक लगा रहा है, और कभी आपको पता है कि मतलब गंगा स्नान के लिए रोक लगा रहा है। वो मैंने आपको पुराने टॉपिक में बताया था। उस सैयद डायनेस्टी में ऐसा कुछ होता है। और उम्मीद कर रहा होगा जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि बगैर रिवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो पूरे दिन में 15 से 20 मिनट भी निकाल लोगे रिवाइज के तो बहुत है मेरे हिसाब से। और ये 15 से 20 मिनट ऐसा नहीं है आज 15 से 20 मिनट कर लिया और अगले 15 से 20 महीने तक कुछ दिखा ही नहीं तुमको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, 15 से 20 मिनट इनको करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगे जाके इसको कंटिन्यू रखना है। आपने आज 15 से 20 मिनट कर लिया, 3-4 दिन बाद फिर 15 से 20 मिनट कर रहे, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसी वजह से मैंने आपको ज़्यादा समय नहीं दिया। आप 24 घंटे में 15 से 20 मिनट एक टाइम के लिए रिवीजन निकाल सकते हो। और अगर रिवीजन निकाल दिया तो पेपर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, सॉरी आपकी ही होगी, क्योंकि मैं तो भाई पढ़ा ही सकता हूँ। क्योंकि जब पेपर में आप दोगे तो आप ही तो आमने सामने होगे, क्वेश्चन से लड़ रहे होगे, तो आप ही शस्त्र अस्त्र उठा के लेके जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन इसी का सही हो सकता है। तो उसके लिए आपको आज थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है, थोड़े और बच्चों से आगे निकलना है। अगर आज कोई थोड़ा सा पढ़ रहा है तो आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ना है। और हो सके तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दो, क्योंकि इतना ही कहूँगा कि 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप सोचो 30 से 34 के हो जाते हो, तब जाके आपको किसी में सिलेक्शन लगता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। आप सोचो जो मतलब मौज करने की उम्र होती है वो चली जाती है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, टाइम रहते ही सिलेक्शन ले लो। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और आज कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका मुगल वंश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।